नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे मानव जनन का भाग 4। भाग 4 के पहले आप लोगों ने भाग 2, भाग 3, भाग 1 पढ़े हैं, जिसमें अभी तक आप नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, शुक्राणु जनन, शुक्राणु की संरचना इत्यादि के बारे में पढ़ा है। आज हम भाग 4 में अंडाणु जनन यानी कि oogenesis प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए भाग 4 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को भाग 3 के बारे में थोड़ा सा दोहराना चाहते हैं। भाग 3 में आप लोगों ने नर जनन तंत्र से संबंधित स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन के बारे में पढ़ा है। शुक्राणु जनन यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अर्थात स्पर्म का निर्माण होता है, उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। आज हम देख रहे हैं oogenesis यानी कि अंडाणु जनन। ठीक है, तो अंडाणु जनन के पहले आप लोगों को पता है, जैसा आप लोगों ने एक संरचना बनाया है मादा जनन तंत्र का, तो मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है ओवरी यानी कि अंडाशय। ये है मादा जनन तंत्र का चित्र। मादा जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग होता है ओवरी। यह है आपका ओवरी, और मनुष्य में ओवरी की संख्या 2 होती है, यानी कि ये भी क्या है, ओवरी ही है। मनुष्य में ओवरी की संख्या 2 होती है और ओवरी ही मादा जनन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। अब इस ओवरी में क्या होगा, ओवरी के अंदर क्या होगा, अंडाणु जनन प्रक्रिया होगी, यानी कि oogenesis प्रक्रिया होगी। अब यह oogenesis प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे आपके ओवम का निर्माण हो जाता है, उसी के बारे में हमको अध्याय 4 में देखना है। चलिए शुरू करते हैं, भाग 4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ओवरी की संरचना बना लेते हैं। चलिए मान लेते हैं ये एक ओवरी है, और चूंकि ओवरी के अंदर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, आपका oogenesis। यानी कि अंडाणु जनन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अंडाणु जनन के बारे में। चलिए देखते हैं अंडाणु जनन में कैसे आपका अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो ये हो गया एक ओवरी की संरचना। ओवरी के अंदर पाया जाता है oogonia कोशिकाएं। ठीक है, जो ओवरी होता है उसमें oogonia कोशिकाएं पाई जाती हैं, और यह जो oogonia कोशिकाएं होती हैं, इनका निर्माण भ्रूणीय परिवर्धन के समय, अर्थात जन्म से पहले, जब शिशु माता के गर्भ में रहता है, तो उसी समय ओवरी के अंदर अनेकों की संख्या में, एक दो नहीं अनेकों की संख्या में oogonia कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, केवल oogonia कोशिकाओं का निर्माण होगा, और जब आपका जन्म हो जाता है बच्चे का, शिशु का, तो यह oogonia कोशिकाएं, जब वह बच्चा परिपक्व हो जाता है यानी कि मेच्योर होता है, तो यह oogonia कोशिकाएं
विभाजन करती हैं और विभाजन करके ओव्यूल्स यानी कि ओवम का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी कि ओवनिया कोशिकाएं कब बनती हैं? भ्रूण परिवर्धन के समय ही बन जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं एक ओगोनिया कोशिका इस ओवरी में यहाँ पे पहले से बना हुआ है। ठीक है, अब बना हुआ है तो यह ओगोनिया कोशिका डिप्लॉयड होगा यानी कि 2n होगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ओगोनिया कोशिका, ये है ओगोनिया। ठीक है, ये है ओगोनिया कोशिका। अब ओगोनिया कोशिका में क्या होता है, अंडाजन प्रक्रिया जब शुरू होती है तो ओगोनिया कोशिका सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन करती है। कौन सा विभाजन करती है? अर्धसूत्री। इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अब चूंकि आप जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में संपन्न होता है, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। तो यह आपका अर्धसूत्री प्रथम हो रहा है। ठीक है, ये अर्धसूत्री फर्स्ट हो रहा है। और अर्धसूत्री फर्स्ट का चूंकि देखिए जब भी विभाजन होता है, चाहे आपका समसूत्री विभाजन हो चाहे अर्धसूत्री विभाजन हो, तो उसमें कुछ अलग अलग चरणें होती है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो विभाजन के लिए कोशिकाओं को इन्हीं स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो अर्धसूत्री प्रथम का यह क्या है आपका, यहाँ पे क्या होगा? प्रोफेज फर्स्ट होगा। प्रोफेज प्रथम। ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री प्रथम हो रहा है तो प्रोफेज फर्स्ट ही होगा। ठीक है, तो जब आपका ओगोनिया कोशिका अर्धसूत्री प्रथम का प्रोफेज फर्स्ट विभाजन करती है तो यह ओगोनिया कोशिका अब बदल जाएगी। क्योंकि देखिए प्रोफेज फर्स्ट है तो यहाँ पे आपका गुणसूत्र का बंटवारा होता नहीं, तो आपका 2n का 2n ही बना रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आपका अर्धसूत्री प्रथम हो जाता है तो यह ओगोनिया कोशिका अब बदल जाएगा प्राइमरी oocyte में। यह बदल गया आपका प्राइमरी oocyte में। ठीक है, यह प्राइमरी oocyte बदल गया। अब जब प्राइमरी oocyte बन जाता है तो कुछ ही समय के पश्चात होता क्या है, प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक कोशिकीय स्तर बन जाता है। प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक कोशिकीय स्तर बन जाता है। यह जो कोशिकीय स्तर बनता है, इस कोशिकीय स्तर का नाम होता है, इसे बोलते हैं प्राइमरी प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, तो ओवरिया कोशिका अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम विभाजन करती है जिसमें प्रोफेज फर्स्ट होता है और फिर क्या बन जाता है? प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जैसे ही बनता है उसके चारों ओर एक प्रकार का आवरण बनता है, एक प्रकार का सूचनात्मक आवरण बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। अब यह जो आपका प्राइमरी oocyte बना हुआ है, इसके चारों ओर प्राइमरी फॉलिकल का एक स्तर और बन जाता है। तो ये हो गया आपका प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, पहले एक ही स्तर था प्राइमरी फॉलिकल का, प्राइमरी oocyte ये है, इसके चारों ओर पहले एक ही क्या था आपका? प्राइमरी फॉलिकल था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ समय के बाद प्राइमरी फॉलिकल के अलावा एक आवरण इस पर और बन जाता है। ठीक है, तो जो बाहर की ओर आवरण बनता है इसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। यह सेकेंडरी फॉलिकल।
ठीक। इसके बाद यह सेकेंडरी फॉलिकल युक्त जो आपका प्राइमरी oocyte होता है, इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाएगा, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जब कंप्लीट होगा तो अब यह बनाएगा ठीक है, ये आपका, अब देखिए चूंकि आपका अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो रहा है तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, अब आधे हो जाएंगे। तो अब 2n था अभी तक, अब क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। ठीक, n होगा, साथ साथ क्या होगा कि यह जो आपका इसका केंद्रक होता है यह डिवाइड हो जाता है और दो केंद्रक बदल जाता है, यानी दो केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। इसके बाहर 3 आवरण, पहला आवरण, ये दूसरा आवरण और एक लास्ट तीसरा आवरण। ठीक, एक लास्ट हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कुल 3 आवरण हो जाएंगे इसके चारों। ठीक है, अब जो तीसरा आवरण बना हुआ है इसको हम बोलते हैं, सबसे बाहर तीसरा आवरण, इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर नीचे की ओर क्या, प्राइमरी फॉलिकल होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका है, अर्धसूत्री प्रथम कंप्लीट हो जा रहा है तो यह क्या बना लेगा आपका, और चूंकि अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो रहा है तो अब इसमें इसका जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनाएगा। ठीक है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एन, ये भी एन और ये भी एन, यानी कि हो गया आपका हेप्लैइड। यहाँ पे आपका अर्धसूत्री विभाजन जैसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अर्धसूत्री का विभाजन, अर्धसूत्री प्रथम पूर्ण, यहाँ पे अर्धसूत्री का प्रथम, अर्धसूत्री प्रथम जो होता है पूरा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो बड़ा सा एक केंद्रक होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ठीक है, यानी कि जो बड़ा वाला है इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या नाम इसका है, फर्स्ट पोलर, फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब आगे चलिए, ये सब देखिए एक ओवरी के अंदर, यानी कि जो ओवरी होता है उसी के अंदर संपन्न हो रहा है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि यह जो आपका सेकेंडरी oocyte बना हुआ है और इसके चारों ओर जो 3 आवरण हैं, कौन कौन से हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल, ये तीनों फॉलिकल परस्पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, तीनों फॉलिकल क्या होते हैं, परस्पर जुड़ जाते हैं। इसके बाहर का जो तीनों फॉलिकल था वह परस्पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये सब जुड़ गया, तीनों स्तर परस्पर जुड़ करके एक कॉमन आवरण का निर्माण, कॉमन वॉल का निर्माण कर लेते हैं, जिसे नाम दिया जाता है ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ये है ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल कैसे बना? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल के परस्पर मिलने से एक नए फॉलिकल का निर्माण होता है, जिसको क्या नाम देते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। अब इसमें क्या बचा हुआ है? सेकेंडरी oocyte अंदर है और फर्स्ट पोलर बॉडी है, ठीक है। तो ये आपका है सेकेंडरी oocyte और ये है फर्स्ट पोलर बॉडी। देखिए अब क्या होगा, कुछ समय के बाद यह जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है यह टूट जाता है, ठीक है। यानी कि जो ग्रेफियन फॉलिकल कार्ड होता है यह फट जाता है या टूट जाता है। और टूटने से होता क्या है, ये ग्रेफियन फॉलिकल है। क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल अब टूट गया है, ब्रेक हो गया है, कहीं उसका स्तर बाहरी स्तर, तो जब इसका बाहरी स्तर टूट जाता है तो इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte, क्योंकि ये क्या है? सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। और ये क्या है? फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। तो इसका जब ग्रेफियन फॉलिकल टूटता है तो होता क्या है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है ये बाहर निकलता है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि सेकेंडरी oocyte ग्रेफियन फॉलिकल को तोड़ करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से बाहर आ गया है, ठीक है। जैसे ही सेकेंडरी oocyte ग्रेफियन फॉलिकल को तोड़ करके बाहर आता है, यह सेकेंडरी oocyte बदल जाता है किसमें? ओव्यूल्स में। अब ये क्या हो गया? ओव्यूल, ठीक है। जब ये बाहर निकल जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ओव्यूल। और ओव्यूल का ग्रेफियन फॉलिकल को तोड़ करके बाहर निकलना, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, ओव्यूल का ग्रेफियन फॉलिकल को तोड़ करके बाहर निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन, यानी कि अंडोत्सर्ग, ठीक है। जब ये तोड़ करके इसको बाहर निकलता है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? ओवुलेशन। अंडोत्सर्ग, ठीक है। अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल को तोड़ करके सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग, यानी कि ओवुलेशन। अब जैसे ही ये ओव्यूल बाहर निकलता है, ठीक है, जैसे ही ओव्यूल बाहर निकलता है, ओव्यूल के चारों ओर एक प्रकार के आवरण का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जैसे ही बाहर निकलेगा ओव्यूल, इसके चारों ओर एक प्रकार का आवरण बन जाता है। तो ये ओव्यूल एंड इसके चारों ओर एक आवरण, और जो आवरण इसके चारों ओर बनता है उसे बोलते हैं हम जोना प्लूसिडा। इसका नाम क्या है? जोना प्लूसिडा। जोना प्लूसिडा, ठीक है। ये क्या है? ओव्यूल है। चूंकि ओव्यूल अब बन चुका है, ठीक है, और ओव्यूल के बनने की ही प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? oogenesis, यानी कि अंडाणु जन्म। ओव्यूल यानी कि अंडाणु, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपका अंडाणु जन्म कहलाता है। चलिए फिर से देखते हैं अंडाणु जन्म क्या होता है, कैसे ये संपन्न होता है। सबसे पहले भ्रूणीय परिवर्तन के समय ही शिशु के ओवरी के अंदर, ठीक है, भ्रूणीय परिवर्तन के समय ही शिशु के ओवरी के अंदर ही
अनेकों की संख्या में क्या बन जाते हैं? ओगोनिया कोशिकाएं। ठीक है, अनेकों की संख्या में ओगोनिया कोशिकाएं बन जाती हैं और यह ओगोनिया कोशिकाएं जब शिशु मेच्योर हो जाती है, ठीक है, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 12-13 वर्षों के पश्चात, जन्म के 12-13 वर्षों के पश्चात जो ओगोनिया कोशिकाएं होती हैं इनमें कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, यह परिवर्तन किसके अंतर्गत होगा? अंडाणु जनन के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो ओगोनिया कोशिकाएं पहले क्या करेंगी? अर्धसूत्री प्रथम विभाजन करती हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम शुरू होता है तो उसके प्रोफेस फर्स्ट जब कंप्लीट होता है तो उसी समय जो ओगोनिया कोशिकाएं होती हैं यह प्राइमरी oocyte में बदल जाती है और जैसे ही प्राइमरी oocyte बनता है इसके चारों एक आवरण का निर्माण हो जाता है और इस आवरण को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जब बन जाता है कुछ समय के बाद इस जो आपका प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है तो प्राइमरी फॉलिकल के चारों ओर एक आवरण का और निर्माण होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है तो अब क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल बनेगा। ठीक है, जैसे टर्शरी फॉलिकल यानी जब आपका टर्शरी फॉलिकल बनता है तो अर्धसूत्री जो प्रथम होता है वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है वैसे ही टर्शरी फॉलिकल का निर्माण होता है और साथ साथ इसके अंदर जो केंद्रक रहता है वह विभाजन करता है और दो अलग अलग छोटे छोटे केंद्रकों में बदल जाता है यानी बना लेता है। बड़े वाला जो केंद्रक होता है इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी oocyte। जो छोटा केंद्रक होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जब सेकेंडरी oocyte बन जाता है तो कुछ समय बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है और टर्शरी फॉलिकल होता है, यह तीनों फॉलिकल परस्पर मिल करके एक कॉमन फॉलिकल, एक सामान्य फॉलिकल का निर्माण करते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेफेन फॉलिकल। ग्रेफेन फॉलिकल जब बन जाता है तो अब सेकेंडरी जो oocyte इसके अंदर भरा होता है वह क्या करता है? ग्रेफेन फॉलिकल को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और ग्रेफेन फॉलिकल को तोड़ करके सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ओवुलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग। ठीक है, अब ये जब आपका सेकेंडरी oocyte ग्रेफेन फॉलिकल को तोड़ करके बाहर निकल जाता है तो यही oocyte सेकेंडरी oocyte अब क्या कहलाएगा? ओव्यूल कहलाएगा। ठीक है, यही क्या कहलाएगा? ओव्यूल कहलाएगा। अब ओव्यूल के चारों ओर एक प्रकार की आवरण भित्ति का निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जोना लुसिडा। ठीक है, ओव्यूल बन गया है तो ओव्यूल यानी अंडाणु, यानी कि ओव्यूल के बनने यानी अंडाणु के बनने की प्रक्रिया जो होती है इसी को हम क्या नाम देते हैं? अंडाणु जन यानी कि oogenesis। यह पूरी प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न हुई है? ओवरी के अंदर, यानी कि यह पूरा भाग क्या है? ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? ये ओवरी है, ओवरी वाली है, यानी कि पूरा अंदर क्या है? ओवरी है। ठीक है, अब देखिए कुछ संरचना पीछे देखिए कि आपको जो फिगर बनाया गया था मादा जनन तंत्र का वो कुछ इस प्रकार से था। ठीक है, और इसमें जो यह संरचना होती है अम्लीनुमा, इसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी। ये दोनों क्या है? ओवरी है। तो यह जो फिम्बरी होता है, फिम्बरी करता है क्या है? जैसे ही आपका ओव्यूल बनता है वैसे फिम्बरी यानी कि उंगली की समान संरचनाएं होती है फिम्बरी, वैसे ही फिम्बरी क्या करता है? उस ओव्यूल को पकड़ लेता है। ठीक है, पकड़ करके कहाँ भेज देता है? ओविडक्ट में, यानी कि अंडवाहिनी में भेज देता है। ठीक, जब अंडवाहिनी में ये पहुंचता है तो इसको यह आपका अंडवाहिनी में होते हुए कहाँ पहुंचता है? यानी कि अंडवाहिनी में कहाँ पहुंच जाता है? इस वाले भाग पर। इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को क्या नाम देते हैं? इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, या फिर इस्थिमस एम्पुलरी जंक्शन। क्योंकि यह अंडाणु इस्थिमस एम्पुलरी जंक्शन यानी कि फैलोपियन ट्यूब में ही जाकर के पड़ा रहता है, उसके आगे नहीं जाएगा, वहीं पे पड़ा रहेगा और वापस भी नहीं आता है, उसी वही जगह पड़ा रहेगा। ठीक है, तो वहीं पर ये पड़ा रहता है। कब तक पड़ा रहेगा? जब तक स्पर्म यहाँ आ करके फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया नहीं कर लेता है। ठीक, और
यह पूरी प्रक्रिया का कहलाता है आपका अंडाणु जनन कहलाता है। तो अंडाणु जनन हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यह था आपका मानव जनन का भाग 4। ठीक है, देखिए आपको मानव जनन में बताया गया था कि जनन यानी कि जो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्या कौन कौन सा? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज यानी कि निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरा क्या निषेचन, और तीसरा क्या आपका निषेचन पश्च अवस्था यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। जो निषेचन पश्च अवस्था यानी प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या आपका गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में 2 प्रक्रियाएं होती हैं, यानी कि युग्मक जनन में 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक हम क्या बोलते हैं oogenesis, जो अभी आपने पढ़ा है और जो इसके पहले पढ़ते हैं, यानी दूसरा क्या आपका स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुजनन प्रक्रिया और अंडाणुजनन प्रक्रिया। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक का निर्माण। जब युग्मक बन जाता है तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में दूसरा प्रक्रिया क्या आता है गैमेट ट्रांसमिशन। क्या आपको बताया गया निषेचन में 3 अवस्थाएं होती है। उसका पहला क्या है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में 2 अवस्थाएं कौन कौन सी? गैमेटोजेनेसिस, दूसरा क्या आपका गैमेट ट्रांसमिशन यानी गैमेट का ट्रांसफर होता है। तो जब गैमेट बन जाता है, स्पर्म बन जाता है, ओवम बन जाता है, तो इन दोनों को एक विशेष स्थानों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे युग्मक स्थानांतर यानी कि गैमेट ट्रांसमिशन। अब यहीं पर देख लीजिए इसको। अब ये जो आपका ओव्यूल बन गया है, हम अब क्या देख रहे हैं, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है आपका गैमेट ट्रांसमिशन। गैमेट ट्रांसमिशन में क्या होता है गैमेट जो युग्मक होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। क्यों पहुंचाया जाता है? फर्टिलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे जो आपका ओव्यूल बना हुआ है इसको किसके द्वारा पकड़ा जाता है अभी बताएगा, फेम्ब्री के द्वारा। ठीक है, जिसको फेम्ब्री क्या करता है पकड़ करके कहाँ भेज देता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि देखिए अभी क्या है ओव्यूल है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा निषेचन प्रक्रिया के लिए। तो ये क्या हुआ आपका गैमेट ट्रांसमिशन हुआ। ऐसे ही क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में जब आपका स्पर्म बन जाता है तो उस स्पर्म को ठीक है कहाँ पहुंचाया जाता है यूट्रस में। ये क्या है यूट्रस है। ठीक, ये भाग क्या है यूट्रस है। तो स्पर्म का यूट्रस तक पहुंचाना या फिर पहुंचना क्या कहलाता है गैमेट ट्रांसमिशन। यानी गैमेट ट्रांसमिशन में निषेचन प्रक्रिया के लिए या फिर निषेचन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए गैमेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। और इसमें प्रमुखतः गैमेट का स्थानांतरण किसका होता है स्पर्म का। क्योंकि स्पर्म का एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक आपका कर सकते हैं कि वो गमन कर रहा है, तो मुख्यतः स्पर्म का ही ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गैमेट का ट्रांसमिशन भी हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि आपका फर्टिलाइजेशन का दूसरा स्टेज सॉरी जो आपका रिप्रोडक्शन है यानी जनन का दूसरा स्टेज क्या फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। ठीक है, तो आज के लिए भाग 4 में बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाग 4 आप लोगों को अच्छे समझ में आए। देखिए ये जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक आप बार बार देख करके वीडियो को स्किप ना करें, कुछ को भगा भगा के देख लें तो इससे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और जहाँ तक हो सके आप अपना खुद का नोट्स भी बनाते चलें वीडियो की सहायता से। ठीक है, जहाँ पे समझ में नहीं आता है वीडियो को पॉज करके आप क्या करते हैं वीडियो को रोक करके उसको नोट्स बना लिया कीजिए। ठीक, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि उनकी पढ़ाई भी हो सके। ठीक है, तो भाग 4 के लिए आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।